हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से महिला उपन्यासकार से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर हम विषय सूची की बात करें तो विषय सूची से हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इसे कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, हमने दूसरा खंड हिंदी आलोचना का विकास, इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया था। हिंदी उपन्यास का विकास, इस सेक्शन को हमने प्रारंभ किया था। इस सेक्शन के भी हम अंतिम पड़ाव पे हैं, यानी हमने बाकी सभी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। बस एक सेक्शन हमारा रह गया है महिला उपन्यासकार का। ठीक है, इस सेक्शन को भी हमने मतलब इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर हम देखें तो पिछले वीडियोस में हमने चित्रा मुद्गल तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम सूर्यबाला से प्रश्नों को देखेंगे और देखते हैं ये कितने वीडियोस में कंप्लीट होता है। और ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हिंदी कहानी का विकास, इसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सूर्यबाला से आज के प्रश्नों को देखना। आज के रचनाकार हैं सूर्यबाला। सूर्यबाला से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई लेखिकाओं में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी तथा आर्थिक दबाव से उत्पन्न विवशता एवं द्वंद्व का चित्रण करने में सूर्यबाला को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। वे साठोत्तरी पीढ़ी की प्रमुख उपन्यासकार हैं। सूर्यबाला से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्यबाला के उपन्यास मेरे संधि पत्र प्रकाशन वर्ष 1978 की मुख्य पात्रा शिवा के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? एक सेकेंड। सूर्यबाला के एक ही उपन्यास की चर्चा यहाँ पे की गई है, मेरे संधि पत्र का। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें आप उपन्यास में इनका ध्यान रखेंगे, मेरे संधि पत्र। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1978। इसीलिए मैंने यहाँ प्रारंभ में इस उपन्यास की चर्चा नहीं की। ठीक है, तो सिर्फ एक ही उपन्यास की चर्चा हुई है जो हमने प्रश्न के माध्यम से ही देख लिया। ठीक है, तो सूर्यबाला के उपन्यास मेरे संधि पत्र 1978 जिसका प्रकाशन वर्ष है कि मुख्य पात्रा शिवा के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा आत्मविश्वास से भरपूर, स्वाभिमानी है और विवेक से निर्णय लेती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मेरे संधि पत्र प्रकाशन वर्ष 1978 इस उपन्यास की कथा के केंद्र में शिवा नाम की स्त्री का किरदार है जो अपने समय की नारी का प्रतिनिधित्व करती है और नारी जीवन को लेकर उठने वाले सतत सवालों की चुनौती को स्वीकार करती है। वह मध्यम वर्गीय शिक्षित स्त्री है और उपन्यास में उसके कई रूप दिखाई देते हैं। वह आत्मविश्वास से भरपूर है और स्वाभिमानी है। अपनी पहचान को लेकर सजग है लेकिन विद्रोह नहीं करती है। ना ही अपने आप को परिस्थितियों का दास बनने देती है, बल्कि अपने विवेक से ऐसे निर्णय लेती है जो उसके परिवार और समाज के हित में हो। यही उसके संधि पत्र हैं। ठीक है, तो संधि पत्र शीर्षक की सार्थकता भी इसी रूप में हमको दिखाई देती है। अगला प्रश्न है सूर्यबाला के से ही संबंधित, सूर्यबाला के उपन्यासों में निम्न मध्यवर्ग की स्थिति को किस रूप में चित्रित किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? रूढ़ियों और आर्थिक दबाव के कारण पंगु और असहाय, यानी दूसरा ऑप्शन, रूढ़ियों की जकड़न और आर्थिक दबाव के कारण पंगु, निरीह और असहाय के रूप में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सॉरी, दो और उपन्यास है। ठीक है, अगर आप देखें तो एक है सुबह के इंतजार तक 1980 प्रकाशन वर्ष सूर्यबाला का। एक और उपन्यास है अग्निपंखी, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। और एक पहले हमने देखा जो मेरे संधि पत्र। कुल 3 उपन्यास सूर्यबाला के हैं इसमें। ठीक है, पैराग्राफ चेंज था और उसे बोल्ड में कर दिया गया था, इस वजह से मैंने इसे देखा नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सूर्यबाला के 3 उपन्यास हैं। एक है मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक और दूसरा अग्निपंखी। सूर्यबाला का जो पहला उपन्यास है मेरे संधि पत्र प्रकाशन वर्ष 1978 है। दूसरा है सुबह के इंतजार तक 1980 प्रकाशन वर्ष और अग्निपंखी का प्रकाशन वर्ष है 1984। ठीक है, तो अगर हम देखें इस उपन्यास की विषय वस्तु को भी, तो सुबह के इंतजार तक और अग्निपंखी आदि लघु उपन्यासों के माध्यम से लेखिका ने नारी जीवन की त्रासदी का बड़ा ही द्रावक चित्र अंकित किया है। प्रतिष्ठा के झूठे छद्म, रूढ़ियों की जकड़न और आर्थिक दबाव के चलते आज का निम्न मध्य वर्ग किस प्रकार पंगु, निरीह और असहाय बन गया है, इसे लेखिका ने तार्किक एवं संगत प्रसंगों एवं स्थितियों के संगठन द्वारा प्रभावी और विश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखिका का स्वर आशावादी है और पूरा विश्वास है कि आज की नारी जिस
दिन परंपराओं और रूढ़ियों के छद्म को तोड़कर श्रमशील जीवन के महत्व को समझेगी, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा और उसका संघर्ष सार्थक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, गद्यांश के अनुसार झूरीवाला का लेखन का स्वर कैसा है? सही उत्तर होगा क्या? आशावादी। अभी हमने देखा पैराग्राफ में क्या है, आशावादी इनका स्वर है ना। यहाँ देखा लेखिका का स्वर क्या है, आशावादी। इधर इनका एक और बड़ा उपन्यास कौन देश को वासी रेणु की डायरी, ठीक है, कौन देश को वासी, इसके बाद कोलन है रेणु की डायरी, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 2018। तो कुल 4 सूरीवाला के उपन्यास हैं। पहला है मेरे संधि पत्र, अगर आप लिखना चाहें फिर से एक बार लिख लें, मेरे संधि पत्र, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1978, ठीक है, 1978। दूसरा है सुबह के इंतज़ार तक, सुबह के इंतज़ार तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1980, ठीक है। एक और है अग्निपंखी, आपने पहले भी देखा अभी, अग्निपंखी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984, ठीक है। एक आखिरी उपन्यास है इनका कौन देश को वासी, यहाँ आपके समक्ष है, ठीक है। कौन देश को वासी, रेणु की डायरी है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष 2018। ये चारों उपन्यास सूरीवाला के उपन्यास है, ठीक है। आप प्रारंभ में भी देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। मेरे संधि पत्र 1978, सुबह के इंतज़ार तक 1980, अग्निपंखी 1984 और आखिरी है कौन देश को वासी कोलन में रेणु की डायरी 2018, ठीक है। अगली रचनाकार हैं मृणाल पांडे। मृणाल पांडे के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका जन्मवर्ष देख लेते हैं, 1946 जन्मवर्ष है। इनके उपन्यास हैं विरुद्ध 1977 प्रकाशन वर्ष है, पटरंग पुराण 1983 प्रकाशन वर्ष है, रास्तों पर भटकते हुए 2000 प्रकाशन वर्ष है, हमको दियो परदेश 2001 प्रकाशन वर्ष है, अपनी गवाही 2003 प्रकाशन वर्ष है, सहेला रे 2017 प्रकाशन वर्ष है, हिंगुली हीरामणि की कथा 2018 प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न है पटरंग पुराण प्रकाशन वर्ष 1983 उपन्यास की लेखिका कौन है और इसमें किस क्षेत्र का चित्रण है? ऑप्शन में है उषा किरण खान, मिथिला अंचल का। ऑप्शन बी है मृणाल पांडे, हिमालय के पाददेश में स्थित पहाड़ी अंचल का, या सूरीवाला बनारस का, या ममता कालिया मथुरा का। पटरंग पुराण में चित्रण है मृणाल पांडे का और हिमालय के पाददेश में स्थित पहाड़ी अंचल का इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है मृणाल पांडे के उपन्यास पटरंग पुराण में कितनी पीढ़ियों की इतिहास गाथा समाहित है? सही उत्तर क्या होगा? पटरंग पुराण में 11 पीढ़ियों की इतिहास गाथा समाहित है। अगला प्रश्न है पटरंग पुराण के प्रभाव का कौन सा तत्व कम कर देता है? तो प्रभाव का कौन सा तत्व कम कर देता है? यह भाषा की अत्यधिक आंचलिकता को कम कर देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं जिसमें पटरंग पुराण विशेष रूप से चर्चित हुआ है। इसमें हिमालय के पाददेश में स्थित पहाड़ी अंचल के जीवन चित्र अंकित किए गए हैं। ये चित्र 11 पीढ़ियों की इतिहास गाथा से संबंध है। पटरंगपुर के बसने और अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरते हुए उसमें आज तक होने वाले बदलाव को दिखाने के प्रयत्न में लेखिका ने पूरे परिदृश्य को बायोस्कोपी बना दिया है। उपन्यास की भाषा की आंचलिकता उसके प्रभाव को क्या कर देती है? कम कर देती है। अगला प्रश्न है रास्ते पर भटकते हुए प्रकाशन वर्ष 2000 उपन्यास में व्यवस्था के किस पक्ष को बेनकाब किया गया है? सही उत्तर होगा विभिन्न क्षेत्रों यानी चिकित्सा, राजनीति, पुलिस, पत्रकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को इसमें बेनकाब किया गया है। अगला प्रश्न है मृणाल पांडे के किस उपन्यास में गरीबों के अंग निकाल कर बेच देने जैसी घोर व्यावसायिकता और भ्रष्टाचार का चित्रण है? ऑप्शन है विरुद्ध, सहेला रे, रास्तों पर भटकते हुए, अपनी गवाही। सही उत्तर होगा रास्तों पर भटकते हुए। अगला प्रश्न है रास्तों पर भटकते हुए की मुख्य पात्रा मंजरी का व्यक्तित्व लेखिका के किस रूप का प्रतिरूप माना गया है? सही उत्तर होगा उनके पत्रकार जीवन का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रास्तों पर भटकते हुए 2000 आपका दूसरा चर्चित उपन्यास है। इसमें वर्तमान व्यवस्था के घिनौने चेहरों को बेनकाब कर दिया गया है। आजीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। चिकित्सा के क्षेत्र में घोर व्यावसायिकता व्याप्त है। गरीबों को प्रलोभन देकर धोखे से उनके अंग तक निकाल कर बेच दिए जाते हैं। राजनीति अपराधियों की क्रीड़ा भूमि बनती जा रही है। पुलिस एवं सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार ही कानून बन गया है। न्यायपालिका पर भी दबाव डाला जाता है जो प्रायः प्रभावी होता है
पत्रकारिता भी व्यवसाय बन गई है। अब वह जनता की आवाज़ नहीं, व्यवस्था की वाणी बनती जा रही है। इन सब के बीच आम आदमी अपने को असहाय अनुभव कर रहा है। कथा लेखिका मंजरी ने संस्मरणों के सहारे आत्मकथात्मक शैली में वर्तमान व्यवस्था के इस कड़वे सच को उजागर करके अपने लेखकीय व्यक्तित्व को सार्थक और प्रभावी बना दिया है। लगता है मंजरी का व्यक्तित्व मृणाल पांडे का ही प्रतिरूप है, जो अपने पत्रकार जीवन के समस्त अनुभवों के साथ यहाँ मूर्त हो गए हैं। अगली रचनाकार हैं उषा किरण खान। उषा किरण खान के कुछ उपन्यास हैं, जैसे सीमांत कथा, प्रकाशन वर्ष 1999, फागुन के बाद 2001, हसीना मंजिल 2005, रत्नारे नयन 2007, पानी पर लकीर 2009, भामती 2010, सृजनहार 2011, अगन हिंडोला 2015, झुलनी टूट गई 2018, वातभक्षा 2022, कथा रजोखर 2022, मौसम का दर्द 2022, आशा 12 खड़ी विधाता बाचे। आशा है, फिर कॉलन के बाद है 12 खड़ी विधाता बाचे। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है ये 2023 में प्रकाशित हुई है। तो ये सभी उपन्यास उषा किरण खान के उपन्यास से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। उषा किरण खान के उपन्यासों की संख्या गद्य के अनुसार कितनी बताई गई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 उपन्यास इनके द्वारा रचित हैं। अगली रचनाकार है कमल कुमार का जन्म वर्ष है 1946। इनके कुछ उपन्यास हैं, जैसे अपार्थ का प्रकाशन 1986 है, आवर्तन 1992 है, हैमबर्गर 1996 है, ये खबर नहीं 2000 प्रकाशन वर्ष है, पासवर्ड 2010 प्रकाशन वर्ष है, मैं घूमर नाचूं 2010 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, कमल कुमार के उपन्यास अपार्थ के शीर्षक का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ और निष्प्रयोजन। अपार्थ के शीर्षक का अर्थ क्या है? व्यर्थ या निष्प्रयोजन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपार्थ का अर्थ है व्यर्थ या निष्प्रयोजन। अपार्थ का नायक अशोक ऐसा ही नायक है। बचपन से ही वह सबसे अलग था, तेजस्वी भाइयों में सबसे हीन, अकिंचन, दुर्बल, मरियल और बीमार सा, अकेला और नितांत साधारण। अशोक की माँ भी उसे जब तक प्रताड़ित करती रहती थी। किसी तरह अशोक एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हो जाता है। यहाँ भी वह तन से शिथिल, मन से खंडित, आत्मा से निस्तेज, थका थका, बुझा बुझा सा, सिर में भयंकर दर्द और दिमाग में तूफान लिए किसी प्रकार जी रहा था। ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके प्रति समर्पित कैसे रह सकती थी? वह अपने 2 बच्चों निखिल और तारा को छोड़कर पति के बॉस के साथ भाग जाती है। उसे निरीह, एकाकी, असहाय व्यक्ति के जीवन यथार्थ का चित्रण करके लेखिका ने आज के मध्यवर्गीय समाज की उबाऊ, उद्देश्यहीन, घिसटती हुई एकरस जिंदगी को मूर्त किया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास आवर्तन में नायक अमर अंततः किसकी ओर वापस लौटता है और क्यों? सही उत्तर होगा पत्नी पार्वती की ओर लौटता है। उसके त्याग और समर्पण का मूल्य समझकर लौटता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आवर्तन उपन्यास का कथानायक अमर एक डिग्री कॉलेज में हिंदी विषय का प्रवक्ता है। वह अपने जीवन में 3 स्त्रियों के संपर्क में आता है। पत्नी पार्वती, भारतीय और पाश्चात्य समाज व संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अमेरिका से भारत आई मीरा रामचंद्रन और रिश्ते की भांजी मिनाली। पत्नी पार्वती तप्त मरुभूमि में शीतलता और सरसता का संचार करने वाली थी, किंतु उसमें वह ऊष्मा नहीं थी जो पुरुष को सम्मोहित किए रहती है। उसके साथ होना अमर के लिए कर्तव्यबोध से प्रेरित एक प्रक्रिया से गुजरना भर था। जीवन की एक रिश्ता से ऊब कर अमर अपने को अतृप्त अनुभव करता था। अमर मीरा रामचंद्रन का गाइड था। उसे उसके साहचर्य में सुख मिलता था, किंतु मीरा रामचंद्रन शारीरिक संबंध को आत्मीयता का निकृष्टतम रूप मानती थी। उसके उद्दाम आकर्षण से विवश अमर ने उसे शारीरिक स्तर पर पाना चाहा, किंतु उसने दुत्कार दिया। पार्वती से अतृप्त और मीरा रामचंद्रन से प्रताड़ित अमर ने रिश्ते की मर्यादा तोड़कर मिनाली को अपने आदिम निर्बाध संवेगों की तृप्ति का माध्यम बना लिया। उसे होश तब आया जब वह गर्भवती हो गई। गर्भमुक्ति के प्रयत्न में वह किसी तरह मृत्यु के मुख में जाते जाते बची। पश्चाताप की आग में झुलसते हुए अमर को अंततः पार्वती की याद आई। उसने उसके त्याग और समर्पण का मूल्य समझा और उसकी ओर लौट पड़ा। लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि भारतीय जीवन शैली के अनुसार मर्यादित पति पत्नी संबंध ही जीवन में सुख, शांति और मंगल का विधान करने वाला है।
अगला प्रश्न है, हैमबर्गर उपन्यास में नायिका रति के संघर्ष में कौन उसे सहारा देकर अमेरिका ले जाती है? सही उत्तर होगा उसकी विधवा चाची गुरमीत कौर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हैमबर्गर उपन्यास में पंजाब के एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की रति यानी रतिंद्र की संघर्ष कथा कही गई है। रति की शादी कुलविंद्र से तय होती है। कुलविंद्र शादी से पहले ही रति से शारीरिक संबंध बना लेता है। रति गर्भवती हो जाती है। कुलविंद्र शादी से इनकार कर देता है। वह अपने होने वाले बच्चे को भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसी विषम अवस्था में रति की विधवा चाची गुरमीत कौर उसे सहारा देती है। गुरमीत विधवा है, उसका अमेरिका में अपना कारोबार है। वह रति को अमेरिका ले जाती है। रति वहीं हरिद्र को जन्म देती है। कालांतर में कुलविंद्र की शादी रति की छोटी बहन जस्सी से होती है। कुलविंद्र को एक पुत्र की चाह है। जस्सी उसे पुत्र नहीं दे पाती है। अंततः कुलविंद्र रति के बेटे हरिंद्र को बेटे के रूप में स्वीकार कर लेता है। रति की इस संघर्ष गाथा के साथ उपन्यास में आनुषंगिक रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों तथा अन्य अश्वेतों की अपमान भरी जिंदगी के दारुण यथार्थ का चित्रण करते हुए लेखिका ने पश्चिमी एवं भारतीय जीवन दृष्टियों का अंतर भी स्पष्ट किया है। लेखिका की दृष्टि में पश्चिम का विश्वास जड़ वस्तु में है जो विक्रांत हैमबर्गर उपन्यास के विषय में पढ़ रहे हैं। लेखिका की दृष्टि में पश्चिम का विश्वास जड़ वस्तु में है जो विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ होगा विकार, तो हो गया है विकार उत्पन्न करती है। भारतीय दर्शन चेतना को स्थापित करता है जो संस्कार की ओर ले जाता है। भारतीय जीवन शैली के प्रति लेखिका का झुकाव उसके पिछले उपन्यास आवर्तन में भी देखा जा सकता है। इस उपन्यास का अंत कुछ प्रायोजित सा लगता है, किंतु कथाभूमि की नवीनता और जीवन स्थितियों के चित्रण की विश्वसनीयता के कारण उपन्यास पठनीय और विशिष्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, कमल कुमार की दृष्टि में भारतीय और पश्चिमी दर्शन में क्या मूलभूत अंतर है? सही उत्तर होगा बी, पश्चिम का विश्वास जड़ वस्तु या विकास में है, जबकि भारतीय दर्शन चेतना और संस्कार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, यह खबर नहीं उपन्यास का नामकरण किस आधार पर किया गया है? सही उत्तर होगा बी, क्योंकि इसमें सच्ची घटनाएं इतनी वास्तविक है कि उन्हें केवल खबर ना कहकर इतिहास कहना उचित है। अगला प्रश्न है, यह खबर नहीं उपन्यास में किस प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर होगा मदारी का तमाशा, रिपोर्टाज और अखबारी सूचना शैली का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह खबर नहीं की कथाभूमि मुख्यतः दिल्ली है। लेखिका ने बड़ी साफ गोई के साथ आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अमानवीय चेहरे को बेनकाब कर दिया है। वस्तुतः इसमें सच्ची घटनाएं वास्तविक पात्रों के नाम बदलकर लिख दी गई हैं। पूरा उपन्यास नित्य घटित और अखबारों में प्रकाशित होने वाली घटनाओं के आधार पर रचा गया है। ये घटनाएं इतनी सच है कि इन्हें खबर ना कहकर इतिहास कहना ही उचित होगा, इसलिए उपन्यास का नाम यह खबर नहीं रखा गया है। आज का प्रत्येक जिम्मेदार और महत्व प्राप्त व्यक्ति मुखौटा लगाए हुए है। महिलाओं के अधिकारों का जोरदार समर्थन करने वाली सांसद अपनी ही बहू के साथ होने वाली ज्यादतियों पर मौन रह जाती है। बलात्कार की रिपोर्ट ना बदलने वाले डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। देखते देखते हत्यारा मंत्री बन जाता है। पुलिस स्टेशन पर युवती के साथ बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट नेहा को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। सर्वत्र सच का गला घोटा जा रहा है। आज की जड़ यांत्रिक और घोर व्यावसायिक व्यवस्था के भयावह यथार्थ का चित्रण करने वाला यह उपन्यास समकालीन जीवन का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। पूर्व दीप्ति शैली के भीतर मदारी का तमाशा, नाटकीय दृश्य विधान, रिपोर्टाज, अखबारी सूचना आदि कई शैलियों के प्रयोग ने उपन्यास को अतिरिक्त आकर्षण प्रदान किया है। निश्चय ही इस उपन्यास ने लेखिका की रचना शैली को नया आयाम प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, मैं घूमर नाचू उपन्यास किस राज्य की पृष्ठभूमि और वहां की लड़कियों की नियति पर आधारित है? सही उत्तर होगा राजस्थान। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मैं घूमर नाचू राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। कृष्णा नाम की बाल विधवा के बहाने यह किलों, दुर्गों, गढ़ों, स्तूपों, कुओं, बावड़ियों, झरोखों, छतरियों, देवलों और मंदिरों के प्रवेश का रूमानी वर्णन करता है। इस उपन्यास में बड़े प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है कि लड़कियां घर के भीतर चक्री खेल सकती है, लेकिन अगर वे कुल का जड़ी खेलने की कोशिश करती है तो ताई या बुआ रोकने लगती है। किस प्रकार पूर्व निर्धारित खांचों में फिट कर दिया जाता है या किस प्रकार उनकी नियति पहले से ही तय कर दी जाती है, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में है। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर उषा यादव। इनके उपन्यास है प्रकाश की ओर, प्रकाशन वर्ष 1984, एक और अहल्या, प्रकाशन वर्ष 1991, धूप का टुकड़ा, प्रकाशन वर्ष 1991, आंखों का आकाश 1995, कितने नीलकंठ 1998, कथांतर 2004,
अमावस की रात 2007, काहेरी नलिनी 2008, नन्ही ला चुन्नी 2011, महाल्या 2011, दीप अकेला 2011, स्वांग 2012, उसके हिस्से की धूप 2018, सागर तट की वह सीप 2019, अंजुरी भर चांदनी 2020, कितने धूमकेतु 2020, अग्निराग 2021, क्या नाम दूँ तुझे ये जिंदगी 2021, तारिणी 2022, महाराष्ट्र 2023। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उषा यादव परिवेश सजग और समय समाज की चुनौतियों का सामना करने वाली कथाकार हैं। उनके उपन्यासों का कथा वैविध्यपूर्ण है। स्त्री की नियति केंद्रस्थ होते हुए भी जीवन यथार्थ के अनेक अनदेखे अनछुए पहलुओं पर दृष्टिपात हुआ है। उनका कथांतर यदि नारी की व्यथा कथा का मार्मिक दस्तावेज है तो कितने नीलकंठ में शिक्षा जगत के अंतर्विरोधों का चित्र है। एक उपन्यास है इनका उषा यादव का, स्वांग। ठीक है, स्वांग का प्रकाशन वर्ष है 2012। इसमें युवा वर्ग का भूमंडलीकरण के प्रभाववश भटकाव चित्रित है। अगला उपन्यास है अग्निराग। अग्निराग का प्रकाशन वर्ष है 2021 अग्निराग का प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास की दीपिका का रेप पीड़िताओं के जीवन में रोशनी भरना, उसके हिस्से की धूप की मासूम वृंदा का बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करना और तारणी में असुरक्षित बच्चियों का उड़ान भरने के लिए पंख खोलना अत्यंत रोमांचक है। यानी इस उपन्यास में ये बातें चित्रित हुई हैं और इस विषय वस्तु पर आधारित यह उपन्यास है। अगला उपन्यास है क्या नाम दूँ तुझे ये जिंदगी। क्या नाम दूँ तुझे ये जिंदगी प्रकाशन वर्ष 2021 है। इसमें नारी की दखल अंदाजी रहित निजी संसार की चाहत को दिखाया गया है। प्रश्न है डॉक्टर उषा यादव के किस उपन्यास में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उपजे भय, संत्रास और उससे उबरने के मनोबल का चित्रण है। सही उत्तर होगा कितने धूमकेतु। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कितने धूमकेतु में 90 वर्षीय रामरतन का वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उपजा भय और संत्रास, उससे उबरने का मनोबल और कोरोना पीड़ितों के लिए कुछ करने का एक जीवट एक उदात्त भावभूमि पर चित्रित है। अगला प्रश्न है काहेरी नलिनी उपन्यास में उषा यादव ने किस गंभीर सामाजिक समस्या और उसके समाधान को प्रस्तुत किया है। सही उत्तर होगा देह व्यवसाय में जबरन धकेली गई बच्चियों का दर्द और उनका पुनर्वास। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। काहेरी नलिनी में देह व्यवसाय में जबरन धकेली गई बच्चियों का दर्द ही नहीं उकेरा गया है, अपितु उनकी मुक्ति और पुनर्वास कहकर समाधान भी दिया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर उषा यादव के उपन्यास महाराज का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। सही उत्तर होगा भारत की पुरातन आध्यात्मिक चेतना और चिरंतन आनंद इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भारतवर्ष की पुरातन आध्यात्मिक चेतना से जुड़े उस चिरंतन आनंद का उल्लेख है जो भौतिक सुखों के अतिरेक से उपजे विश्व के आतप ताप को दूर करने के लिए किसी रसायन से कम नहीं। कुल मिलाकर उषा यादव के उपन्यास उनकी गहन संवेदना और सकारात्मक विजन से ओतप्रोत हैं। अगली रचनाकार हैं लता शर्मा। लता शर्मा का जीवन वर्ष है 1947 जन्म वर्ष है सॉरी। इनके उपन्यास दो उपन्यास है। सही नाप के जूते 2009 प्रकाशन वर्ष, गली रंगरेजन 2014 प्रकाशन वर्ष। पहला उपन्यास है लता शर्मा के उपन्यास सही नाप के जूते प्रकाशन वर्ष 2009 की नायिका उर्वशी किस प्रकार की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर होगा जो महत्वाकांक्षी है और उर्वशी बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। अगला प्रश्न है सही नाप के जूते के अनुसार महत्वाकांक्षी सुंदरियों का देह और मस्तिष्क के बारे में क्या समझाया जाता है। सही उत्तर होगा कि यह उनकी अपनी पूंजी है जिसका स्वयं निवेश करना चाहिए। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सही नाप के जूते उपन्यास की नायिका उर्वशी की गाथा केवल उर्वशी की ही गाथा नहीं है, वरन उन सभी महत्वाकांक्षी सुंदरियों की कथा है जो दरअसल सावित्री, नेहा या निकिता नहीं, उर्वशी बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, जिन्हें समझा जाता है कि तुम्हारी देह, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी अपनी पूंजी है, अंततः उनका निवेश होना ही है, तो तुम स्वयं करो क्योंकि इसका 80% लाभांश तो मिलेगा। उन्हें बाकायदा तैयार किया जाता है, चाहे घरेलू परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो। करियर सबसे ज़रूरी है, इसलिए सबसे बेहतरीन को ही क्यों ना चुना जाए। संबंध प्रश्न है लता शर्मा का कौन सा उपन्यास वास्तविक घटनाओं और पात्रों पर आधारित है और लोकतंत्र को आईना दिखाता है। सही उत्तर होगा गली रंगरेजन।
अगला प्रश्न है, गली रंगरेजन उपन्यास में लेखिका ने किस क्षेत्र की राजनीति पर तीखा व्यंग किया है? सही उत्तर होगा कॉलेज और विश्वविद्यालय में चलने वाली राजनीति का इस पर तीखा व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न है, गली रंगरेजन में छात्र छात्राओं के झंडे और नारे बदलने की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा क्रिकेट के रंग बदलने से। अगला प्रश्न है, लता शर्मा के उपन्यास गली रंगरेजन के पात्रों की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा वह आम जनता में से उभरे पात्र हैं जिनकी सोच और स्थितियां आम नागरिकों जैसी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गली रंगरेजन लता शर्मा का दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। फिर इस घोषणा के साथ ही लेखिका अपने इस उपन्यास के आरंभ में ही दुनिया के सामने लोकतंत्र को आईना दिखा देती है। इस उपन्यास में वे बहुत ही खिलंदरी अंदाज में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में चलने वाली छात्र राजनीति को उठाती हैं। जिस तरह गिरगिट रंग बदलते हैं उसी तरह हर बार चुनावी माहौल में युवा छात्र और छात्राओं के हाथ के झंडे भी अपना रंग बदल लेते हैं और नारे भी। यह उपन्यास जहाँ एक और खिलंदरेपन से भरा है, वहीं वर्तमान की विडंबनात्मक राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखे व्यंग के माध्यम से विहंगम दृश्य भी डालता है। इस उपन्यास के पात्र आम जनता में से उभरे पात्र हैं। उनके विचार, सोच, स्थितियां आम नागरिकों जैसी ही हैं। अगली रचनाकार हैं रीता शुक्ल। रीता शुक्ल के कुछ उपन्यास हैं जैसे अग्निपर्व प्रकाशन वर्ष 1990, कितने जन्म वैदेही प्रकाशन वर्ष 1995, अरुंधति प्रकाशन वर्ष 2000, कब आओगे महामना 2013, तर्पण 2015। अगला प्रश्न है रीता शुक्ल के उपन्यासों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शामिल है? सही उत्तर होगा अग्निपर्व। अगला प्रश्न है, कितने जन्म वैदेही उपन्यास की लेखिका कौन है? सही उत्तर क्या होगा? रीता शुक्ल। अगली रचनाकार हैं क्षमा शर्मा। इनका जन्म वर्ष है 1955। इनके उपन्यास हैं दूसरा पाठ प्रकाशन वर्ष 1994, परछाई अन्नपूर्णा, मोबाइल 2004, सस्य का पता। ये 4 उपन्यास हैं क्षमा शर्मा के। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। क्षमा शर्मा के उपन्यास मोबाइल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? 2004। अगला प्रश्न है, क्षमा शर्मा के उपन्यासों की कुल संख्या गद्य के अनुसार कितनी है? सही उत्तर क्या होगा? 4। अगली रचनाकार है नाशिरा शर्मा। नाशिरा शर्मा का जन्म वर्ष है 1948। नाशिरा शर्मा ने प्रगतिशील मानवधर्मी लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इनके उपन्यास हैं 7 नदियाँ एक समुंदर प्रकाशन वर्ष 1984, शालमनी 1987, ठिकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003, कुइयाँ जान 2005, जीरा रोड या जीरो रोड, एक मिनट, जीरा रोड 2008 प्रकाशन वर्ष, ठीक है, 2008 प्रकाशन वर्ष, पारिजात 2011, अजनबी जजीरा 2012, कागज़ की नाव 2014, शब्द पखेरु 2017, दूसरी जन्नत 2018, अल्फ़ा बीटा गामा 2022 और कुछ रंग थे ख्वाबों के 2024। प्रश्न है, नाशिरा शर्मा के उपन्यास 7 नदियाँ एक समंदर प्रकाशन वर्ष 1984 में किस देश की राजनीतिक और धार्मिक तानाशाही का चित्रण है? सही उत्तर होगा ईरान की राजनीतिक और धार्मिक तानाशाही का चित्रण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 7 नदियाँ एक समंदर में आज के ईरान की कथा कही गई है। ईरान की जनता ने रजा शाह पहलवी के खिलाफ बगावत करके उनकी तानाशाही से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए थी, किंतु इस बगावत से उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। शाह के जाने के बाद इस्लामी गणतंत्र के नाम पर अयातुल्ला खुमैनी ने जनता पर एक दूसरे की तानाशाही लाद दी। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने इस धार्मिक तानाशाही के दबाव में पिसती हुई जनता का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है। लेखिका ने जन्नत के दुख दर्द को मानवीय दृष्टि से देखा है और उसे पूरी सहानुभूति दी है। अगला प्रश्न है, शालमली उपन्यास में मुख्य द्वंद्व किन 2 पात्रों के बीच के पारिवारिक तनाव को दर्शाता है? सही उत्तर होगा शालमली और नरेश। अगला प्रश्न देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। शालमली उपन्यास में लेखिका ने सुशिक्षिता
सुशिक्षिता और केंद्र सरकार की सेवा में प्रथम श्रेणी की पदाधिकारी पत्नी और किसी सरकारी दफ्तर में सेक्शनल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हीन भावनाग्रस्त पति के बीच उभरने वाले पारिवारिक तनावों और विसंगतियों का चित्रण किया है। पति की क्रूरता को सहन करती हुई भी पत्नी परिवार को टूटने बिखरने से बचाए रखना चाहती है। वह अपनी विस्तृत दृष्टि को संकुचित नहीं होने देती है। चुपचाप निर्लिप्त भाव से पति के अत्याचारों को सहती जाती है। दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों का यह समाधान व्यापक सामाजिक स्वीकृति पा सकेगा, इसमें संदेह है। अगला प्रश्न है, नासिरा शर्मा का कौन सा उपन्यास देश के बंटवारे की त्रासदी और धर्म की राजनीति से उपजे जहर पर आधारित है? सही उत्तर होगा जिंदा मुहावरे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जिंदा मुहावरे देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। बंटवारे के समय परिवार के लोगों के विरोध के बावजूद निज़ाम पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ धीरे धीरे अपने परिश्रम और लगन के बल पर संपन्न तो हो जाता है, किंतु सुकून प्राप्त नहीं कर पाता। वह अपने घर परिवार के लोगों के लिए बिसुरता रहता है। वह बहुत दिनों तक बाद वह घर लौटता है। पुराने लोग बड़े अपनत्व के साथ मिलते हैं, किंतु जब वह अपने ही एक खानदानी दोस्त सैफुल्लाह से उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे अख्तर के लिए मांगता है तो वह कहता है, कौन अपनी लड़की नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान ब्याहता है, फिर पाकिस्तान क्यों हम ब्याहें। निज़ाम अनुभव करता है कि अब उसकी हैसियत गैर मुल्क के एक नागरिक की हो गई है। बंटवारे के 42 वर्षों बाद एक ही कौम के लोग एक चने की दो दाल न रहकर दो अलग अलग दरख्त बन गए हैं। धर्म और संप्रदाय की राजनीति ने लोगों के मन में जहर घोल दिया है। निज़ाम दुखी होकर पाकिस्तान लौट जाता है। उपन्यास लिखते हुए लेखिका ने यह विश्वास प्रकट किया है कि भविष्य में आने वाली नस्लें मानवीय पीड़ा और काले अनुभवों से सबक लेगी और ऐसी राजनीति से हाथ खींचेगी जो अभिशाप बन दिलों को काटती, जमीन को बांटती, घरों को उजाड़ती, बारूद के ढेर पर बैठे इंसान को रूहानी तौर पर लगातार कमज़ोर बनाती जा रही है। निश्चय ही नासिरा शर्मा के उपयुक्त दोनों ही उपन्यासों ने उन्हें एक नई पहचान दी है। अगला प्रश्न है, ठिकरे की मंगनी की नायिका महरूक जेएनयू में पढ़ते हुए साम्यवाद के बारे में क्या अनुभव करती है? सही उत्तर होगा साम्यवाद एक मुखौटा बन गया है जिसे लोग विकास की सीढ़ी बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठिकरे की मंगनी में महरूक अंततः किस निर्णय पर पहुंचती है? सही उत्तर होगा स्त्री आज भी दासी और पुरुष स्वामी और यह लड़ाई पूरी सदी तक लड़ी जानी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ठिकरे की मंगनी रूढ़ियों में जकड़े हुए एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की शिक्षित और संवेदनशील युवती महरूक की संघर्ष कथा है। महरूक के परिवार में लड़कियां नहीं जीती थी, इसलिए टोटके के रूप में पैदा होते ही उसके मंगनी मौसेरे भाई रफत से कर दी जाती है। बीए कर लेने के बाद रफत भाई की इच्छा अनुसार उसका दाखिला जेएनयू में करा दिया जाता है। जेएनयू में पढ़ते हुए वह उस प्रख्यात संस्था के अंतर्विरोधी से परिचित होती है। वह देखती है साम्यवाद एक मुखौटा बन गया है जिसे प्रायः लोग अपने विकास की सीढ़ी बना लेते हैं। रफत भाई वजीफा लेकर आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ एक अमेरिकन लड़की से ब्याह रचाते हैं, फिर उसे तलाक देकर भारत लौट आते हैं। उनके इस व्यवहार से महरूक भीतर से टूट जाती है। वह उनसे शादी करने से इनकार कर देती है। जेएनयू में अपना शोध कार्य छोड़कर वह एक छोटे से गांव में पढ़ाने लगती है। वह गांव के लोगों को साहस देने के साथ अन्याय से लड़ना सिखाती है। वह अपने जीवन के सारे अनुभव सामने रखकर सोचती है कि सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बावजूद स्त्री आज भी दासी है और पुरुष स्वामी है। वह इस निर्णय पर पहुंचती है यह लड़ाई एक दो दिन की नहीं, पूरी सदी तक लड़ी जाने वाली है। जब सब बदल कर एकदम एक नई की बुनियाद डाली जाएगी, वरना पैबंद लगाते लगाते यह खस्ता इमारत कब तक खड़ी रखेंगे। महरूक की यह सोच लेखिका की सोच भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसे यह भी सोचना चाहिए था कि बिना किसी संगठन और ठोस वैचारिक आधार के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज के समाज को देखते हुए वह वैचारिक आधार क्या होगा और संगठन का स्वरूप कैसा होगा? एक सेकेंड। ठिकरे की मंगनी। ठीक है, तो ये जो विषय वस्तु है ये यहीं तक है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ही है कि जो वैचारिक आधार है वो क्या होगा और संगठन का स्वरूप कैसा होगा, यानी स्त्री पुरुष के बीच जो मतभेद या
या जो कह सकते हैं एक अधिकारों को लेकर जो बात यहाँ दिखाई दिखाई दे रही है, वो लेखिका के अनुसार इसका क्या स्वरूप होगा। एक ये पाठकों के मध्य ये सवाल वो रखती हैं कि उसका वैचारिक आधार क्या होगा और संगठन का स्वरूप क्या होगा। अगला प्रश्न है कुइयाँ जान से है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2005। उपन्यास में लेखिका ने किस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। संबंधित प्रश्न का उत्तर होगा निरंतर छिजते जल स्रोतों की समस्या। तथ्य है कुइयाँ जान 2005 में लेखिका ने अनेक छोटे बड़े कथासूत्रों के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण क्रमशः निरंतर छिजते जल स्रोतों की समस्या पर गंभीरता से विचार किया है। पूरे उपन्यास में यह समस्या अंतर्धारा के रूप में प्रभावमान है। लेखिका ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि यही स्थिति रही तो एक दिन मानव जीवन घोर संकट में पड़ सकता है। अगला प्रश्न है नासिरा शर्मा ने कागज़ की नाव को किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। सही उत्तर होगा ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के समुद्र को चंद रुपयों के सहारे पार करने की कोशिश के रूप में कागज़ की नाव को प्रस्तुत किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कागज़ की नाव 2014 प्रकाशन वर्ष है। नासिरा शर्मा का विशिष्ट उपन्यास है। यह उपन्यास बिहार में रहने वाले उन परिवारों का वृत्तांत है जिनके घर से कोई ना कोई पुरुष खाड़ी मुल्कों में नौकरी करने गया हुआ है। वतन से दूर रहने वाले यहाँ छोड़ जाते हैं बुजुर्गों से लेकर बचपन तक का भरा पूरा संसार, खाड़ी मुल्कों से आने वाले रुपये और रिश्तों के अंधेरे उजाले। कागज़ की नाव एक रूपक के रूप में उपन्यासकार ने रखा है, यानी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के समंदर को चंद रुपयों के सहारे पार करने की कोशिश। उपन्यास मजहबों और अमजद की बड़ी बेटी महलमा के पारिवारिक तनाव को केंद्र में रखकर विकसित हुआ है। मुख्य कथा के साथ भोलानाथ, कैलाश, बिंदु, सुधा, कांता, राजेश, त्रिशूलिया, क्रांति झा और मुक्ति झा आदि चरित्रों की बेहद मानवीय उपकथाएं हैं। यह उपन्यास जिंदगी और इंसानियत के प्रति हमारे यकीन को पुख्ता करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है नासिरा शर्मा का उपन्यास अक्षयवट प्रकाशन वर्ष 2003 किस शहर के द्वंद्वात्मक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। सही उत्तर होगा इलाहाबाद। तथ्य है अक्षयवट 2003 प्रकाशन वर्ष की पूरी कथा इलाहाबाद शहर को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इलाहाबाद का जीवन द्वंद्वात्मक है। एक ओर तो उसके पास उदात्त मानवीय मूल्यों की विरासत है, दूसरी ओर वर्तमान जीवन व्यवस्था की विकृतियां। लेखिका ने इस द्वंद्व को पूरी सजगता से अंकित करते हुए 500 पृष्ठों के इस बृहत उपन्यासों की रचना की है। अगली रचनाकार हैं निरुपमा सोबती। इनसे संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।